इशू फॉरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स में बच्चों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह देखने के लिए मिलता है कि क्वेश्चन से आपको अगर डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाने के लिए दे दिया जाता है तो वहां एक दिक्कत आता है। बच्चों का कहना रहता है कि अगर हम जर्नल एंट्री कर लें, लेजर करें, लेजर के बाद आप इसमें शेयर कैपिटल का अकाउंट मेंटेन करें, बैंक का अकाउंट मेंटेन करें, तो आपका थोड़ा सा प्रोसेस या बैलेंस शीट के फिगर को पहचानने में आसानी हो जाता है कि बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल को कितना मेंशन करें, रिजर्व एंड सरप्लस मेरा क्या होगा, बैंक बैलेंस मेरा क्या होगा। तो आज का क्लास हम इस टॉपिक पर रखेंगे कि अगर इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स का केस हो और वहां अगर एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट देखिए एक क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट बोला जाए कि आप इससे बैलेंस शीट प्रिपेयर करें, तो अगर आप जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा और एक टॉपिक के आधार से हम बताएंगे कि किस तरह से आप बिना जर्नल लेजर किए हुए बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में किस तरह से काम को करेंगे, हम एक फॉर्मेट बताते हैं और फॉर्मेट के आधार पर देखेंगे कि बैलेंस शीट आप लोग किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं जो कि जल्दी समय में बनाया जा सके। आप लोग यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ टाटा लिमिटेड, बाटा लिमिटेड इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी लिखे, आप यहाँ कंपनी का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड या बाटा लिमिटेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और सेकेंड रिजर्व एंड सरप्लस। ज्यादातर क्वेश्चन जो भी इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स का जो क्वेश्चन आता है उससे बैलेंस शीट के इफेक्ट को अगर देखें तो बैलेंस शीट में मेनली दो चीज आपका, एक शेयर कैपिटल का बैलेंस और एक रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस आपको निकालने का काम सबसे ज्यादा होता है। और फिर एसेट साइड का अगर बात करें तो एसेट्स साइड में आपका कैसेट बैंक, जो करेंट एसेट्स हेडिंग के नीचे आप लिख सकते हैं। शेयर कैपिटल के लिए नोट्स टू अकाउंट में हम लोग शेयर कैपिटल के वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो यहां पे बताया जा रहा है। शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल को मेंशन किया जाना चाहिए। ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होगा उसको आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, डॉट डॉट शेयर्स, जितना भी टोटल शेयर्स हो, डॉट डॉट शेयर्स एज द रेट रुपीज डॉट डॉट ईच। जो भी वैल्यू आएगा इसको आपको रोक देना रहता है, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल का वैल्यू कभी भी अमाउंट कॉलम में टोटल नहीं किया जाता है, बस शो करने के लिए होता है। तो इसलिए इसको जोड़ते नहीं है, जहां भी अमाउंट लिखेंगे वहां डबल लाइन से अंडरलाइन कर देंगे, उसके अमाउंट को जोड़ा नहीं जाएगा। फिर इश्यूड
subscribed, called up and paid up capital. सेकेंड रहेगा इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। इसमें आपको क्या करना है कि कंपनी जितना भी शेयर मार्केट में इशू किया और उसके बाद जो भी पब्लिक सब्सक्रिप्शन किया, मतलब जो शेयर परचेज कर लिया। हाँ, एक चीज और है कि यहाँ अगर इश्यूड मान लेते हैं कि कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रहा है और पब्लिक 9,000 शेयर ही परचेज किया, तो यहाँ पे आपको इश्यूड को ऑथराइज्ड की तरह से अलग दिखाना होगा। अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करता है और पब्लिक 9,000 शेयर सब्सक्राइब करता है, तो इश्यूड और ये सब सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप अलग कर दिया जाएगा। मींस अगर 10,000 शेयर जारी करता है, इशू करता है, तो वैसे कंडीशन में इश्यूड कैपिटल आपको लिखना होगा कि 10,000 शेयर एट द रेट ₹10 each, 100 each, जितना भी का होगा। और उसमें से जितना पब्लिक सब्सक्राइब कर लेगा, जैसे 9,000 अगर परचेज करता है, तो वहां पर 9,000 शेयर में लिखेंगे सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप एंड जो भी ये लिखा हुआ, मतलब आपको इश्यूड और सब्सक्राइब को अलग करना होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रहा है और पब्लिक सब्सक्रिप्शन भी 10,000 शेयर का होता है, तो वैसे कंडीशन में आप इसको एक साथ में मेंशन कर सकते हैं, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। यहाँ पे जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स होगा जो आपका मार्केट में है, शेयर्स डॉट शेयर्स एट द रेट ₹, इतना इच के हिसाब से आपको यहाँ पे लिख लेना है। मार्केट में जितना शेयर्स है उस पे आप जितना कॉल कर चुके हैं, इसमें प्लस कर देना, एक सेकेंड, माइनस कर देना रहेगा कॉल्स इन एरियर का वैल्यू, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स हमेशा ध्यान रखना है कि कॉल्स इन एरियर का बैलेंस तभी बनेगा जब किसी शेयर होल्डर के द्वारा एरियर किया गया है और उस शेयर को बैलेंस शीट बनाने से पहले फोरफिट नहीं किया गया। अगर एरियर हुआ है और शेयर को फोरफिट कर लिया जाता है, तो वैसे कंडीशन में कॉल्स इन एरियर अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, कॉल्स इन एरियर का बैलेंस तभी बचेगा कि बैलेंस शीट बनाने से पहले कोई शेयर होल्डर एरियर किया है और उसके शेयर को अभी तक फोरफिट नहीं किया गया है। अगर शेयर फोरफिट नहीं हुआ है तब कॉल्स इन एरियर का बैलेंस बचेगा, और अगर शेयर को फोरफिट कर लिया गया तो वैसे कंडीशन में कॉल्स इन एरियर का बैलेंस खत्म हो जाता है, यहां कॉल्स इन एरियर नहीं होगा। फिर इसमें ऐड किया जाएगा शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस। शेयर फॉरफिटेड के बैलेंस में एक बात ध्यान रखना है कि शेयर फॉरफिटेड का भी बैलेंस तब बचेगा जब क्वेश्चन में पार्टली भी इशू हुआ होगा शेयर का। अगर शेयर फुल्ली भी इशू हो जाता है तो शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस खत्म हो जाएगा। पार्टली भी इशू के केस में ही शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस बचेगा। मान लेते हैं कि अगर कंपनी 500 शेयर फॉरफिट किया, उसमें से 300 शेयर अगर री इशू कर देता है, तो री इशू होने वाले शेयर्स का जो बैलेंस होगा शेयर फॉरफिटेड का, या तो वो लॉस में चला जाएगा या फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। तो एक बात समझना है, यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस हम यहाँ तभी लेंगे जब पार्टली री इशू होगा, या जितना शेयर अभी री इशू नहीं हो पाया है वही शेयर का बैलेंस यहाँ शेयर फॉरफिटेड में लिया जाएगा। तो अब रहा आपका जितना शेयर है, जितना कॉल्ड अप है, यहाँ पे लिखे कॉल्स इन एरियर का जो बैलेंस रहेगा, बैलेंस को आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए, और अगर शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस है तो ये बैलेंस आपका प्लस हो जाएगा। ये जो फिगर आएगा यही शेयर कैपिटल आपका यहाँ पर शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा। यहाँ का जो ये टोटल होगा वही यहाँ पे आएगा। अब रहा बात कि इस शेयर में हम कितने शेयर को लिखें। यहाँ जो शेयर होता है वो किस तरह से निकालें। मार्केट में कंपनी का जितना शेयर है वही शेयर यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कंपनी जितना शेयर इश्यूड और सब्सक्राइब हुआ, कंपनी जितना शेयर मार्केट में बेचा और जो पब्लिक खरीद लिया, इश्यूड शेयर्स जो भी है, मान लेते हैं यही सब्सक्राइब है, जितना भी शेयर है इसमें से लेस कर लीजिए फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर लेस कर लिया जाएगा, और फिर से इसमें ऐड कर दीजिए री इश्यूड शेयर्स। ये जो
शेयर्स का नंबर आएगा यही शेयर्स आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर से एक बार, इश्यूड सब्सक्राइब पब्लिक शुरुआत में जितना शेयर परचेज किया था उसमें से जो शेयर फॉरफिट कर लिया गया उसको लेस कर लीजिए, और जितना फिर से मार्केट में री इशू कर दिया गया उसको प्लस कर दीजिए। जो शेयर आपका बचेगा वही शेयर का वैल्यू यहाँ पे लिखा जाएगा। अब रहा बात कि इस प्राइस में हम लोग कितना लिखे, तो यहाँ का जो प्राइस होगा ये हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू होता है। कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स होगा। कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब हो जाता है कि एक शेयर पर कंपनी अभी तक जो कॉल शेयर होल्डर से कर चुका है। मान लेते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है और कॉल 3 है। 10 का अगर शेयर है तो वैसे कंडीशन में एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है और कॉल 3 है, तो टोटल अगर 10 है। अगर हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ रहा है अलॉटमेंट के बाद तो आपका कॉल्ड अप 3 और 4 7 होगा। अगर आप फाइनल कॉल के बाद बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपका कॉल्ड अप 3 4 7 3 10 हो जाएगा। मतलब कि एक शेयर होल्डर से या टोटल शेयर होल्डर से आप कितने शेयर का अमाउंट मांग चुके हैं, जो कॉल कर चुके हैं। अगर अलॉटमेंट के बाद बैलेंस शीट बना रहे हैं तो 4 ये मांगा गया होगा और 3 ये मांगा गया होगा, तो 10 मांगा गया। और अगर फाइनल कॉल के बाद बना रहे हैं तो 4 3 7 और 3 10 मांगा गया। तो यहाँ पे आपको कॉल्ड अप वैल्यू को मेंशन करना रहता है। जितना एक शेयर पे कॉल किया जा चुका है कंपनी के द्वारा वही यहाँ पे लिखेंगे। शेयर्स इस तरह से इश्यूड शेयर्स में से फॉरफिटेड को लेस कर लीजिए और री इश्यूड को जोड़ दीजिए, जितना नंबर ऑफ शेयर्स आएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको कॉल्ड अप वैल्यू लिखना है, मतलब कंपनी जो है शेयर होल्डर्स से जितना शेयर का अमाउंट कॉल कर चुका है वो आपको लिखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का बैलेंस क्वेश्चन में तभी बचेगा जब एरियर हुआ है और बैलेंस शीट बनाने से पहले उसको फॉरफिट नहीं किया गया हो। अगर एरियर हुआ और क्वेश्चन ये बैलेंस शीट बनाने से पहले उसको हम फॉरफिट कर लेते हैं तो एरियर का बैलेंस खत्म हो जाएगा। और एक बात, शेयर फॉरफिटेड में शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस तभी बचेगा जब तक फुल्ली री इशू न हुआ हो। अगर पार्टली री इशू हुआ है तो ये बच जाएगा, और फुल्ली री इशू के कंडीशन में शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर शेयर कैपिटल के वैल्यू को निकाल सकते हैं। और एक चीज है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे शेयर प्रीमियम का अमाउंट हो जाए, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हो जाए, तो ये ज्यादा इस्तेमाल होता है कंपनी के केस में। ऐसे इसमें बहुत सारे चीजों को मेंशन किया जा सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व हो सकता है, कंटीजेंसी रिजर्व हो सकता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व हो सकता है, तो बहुत सारा रिजर्व हो सकता है। तो यहाँ पे मेनली आपको कंपनी के केस में शेयर प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व का ही इस्तेमाल ज्यादा होगा। और ये जो यहाँ पे दोनों का जो टोटल आएगा ये टोटल आपको यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में आपको लिखना रहता है। और इन दोनों का जो टोटल होगा वही आपका कैश एंड बैंक का टोटल भी हो जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन में अगर कंसीडरेशन अदर देन कैश का काम नहीं है, सिंपल अगर क्वेश्चन है इशू हुआ है, फॉरफिचर हुआ है और री इशू किया गया है, तो वैसे कंडीशन में आपका ज्यादा है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों का जो टोटल होगा वो कैश एंड बैंक के टोटल के बराबर हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है कि प्रोसेस ये दे दिया, इशू हुआ, फॉरफिचर हुआ, री इशू हुआ और उसमें आपको बोला कि डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाइए, तो वैसे कंडीशन में कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, जर्नल बनाएं, लेजर बनाएं और उसके बाद इसको करें। आप डायरेक्ट भी बैलेंस शीट बना सकते हैं इस प्रोसेस से काम करके। अब एक क्वेश्चन के आधार पे इसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिर से इन चीजों का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग अमाउंट रखेंगे और देखते हैं क्वेश्चन पूरा बनता है या नहीं।
मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन इस तरह से है, टाटा लिमिटेड issued 10,000 shares as the rate rupees 10 each at 10% premium. Tata Limited issued 10,000 shares at the rate rupees 10 each at 10% premium. Money payable as under. एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, यहाँ पे ही प्रीमियम है विथ प्रीमियम, एंड फाइनल कॉल 4. Ram, the holder of 500 shares, he could not pay allotment and call money. His share were forfeited and 300 shares reissued as the rate rupees 8 each as fully paid up. Prepare balance sheet of टाटा. अगर इस क्वेश्चन को देखें और डायरेक्ट इसका बैलेंस शीट बनाएं, पहले क्वेश्चन समझ लिया जाए. क्वेश्चन में है टाटा लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर एट द रेट रुपीज 10 ईच एट 10% प्रीमियम. 10% के प्रीमियम पर 10-10 रुपए का 10,000 शेयर इशू किया गया है. मनी पेबल एज अंडर एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 विथ प्रीमियम और फाइनल कॉल 4 पर शेयर. आगे क्वेश्चन में राम द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स ही कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. राम जो है 500 शेयर का शेयर होल्डर है और ये क्या किया है कि अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है. उसके बाद हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड 300 शेयर्स री इश्यूड एट द रेट 8 ईच एज फुल्ली पेड अप. मतलब कि इसे फाइनल कॉल तक का पैसा राम टोटल शेयर होल्डर से फाइनल कॉल तक का ड्यू किया गया है, मांगा गया है. राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है. वो क्या किया कि अलॉटमेंट का 4 रुपए और फाइनल कॉल का 4 रुपए का पेमेंट नहीं किया है और उसके शेयर को फॉरफिट किया गया. और फॉरफिटेड शेयर्स में से 300 शेयर को मार्केट में री इशू कर दिया गया है और एक शेयर जो री इशू हुआ है 8 के पर शेयर पर हुआ है, 8 रुपए के हिसाब से हुआ. तो इसमें आप कह सकते हैं कि 2 के लॉस पर शेयर को री इशू किया गया है. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ टाटा लिमिटेड. अब इससे हमको अगर डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना है तो कैसे बनाएं? तो पीछे जो नोट्स टू अकाउंट दिए थे आप इस तरह से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए बैलेंस शीट का. यहां पे नाम बैलेंस शीट ऑफ टाटा लिमिटेड कर दीजिए और इसमें मेनली वैल्यू आपको शेयर कैपिटल कितना होगा, रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा और कैश एट बैंक कितना होगा, ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे यहां पे.
क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल का चर्चा नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट आपका इश्यूड से दिया हुआ है कि 10,000 शेयर इशू किया है और इसी को सब्सक्राइब माना जाएगा। क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल का चर्चा नहीं, इसलिए इसको खाली रहने दीजिए। यहाँ डॉट डॉट शेयर @ डॉट डॉट करके यहाँ पे इसको ढेर दिया जाएगा, ऐसे भी इसके अमाउंट को मेंशन नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे इश्यूड, सब्सक्राइब, called up and paid up capital। यहां पे बताए थे कि नंबर ऑफ शेयर्स किस तरह से निकालें, और यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू, तो कॉल्ड अप वैल्यू तो तय है, क्वेश्चन में आपको साफ लिखा हुआ है कि ये अलॉटमेंट और फाइनल कॉल पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट नहीं किया का मतलब मांग लिया गया था, कॉल कर दिया गया, उसके बाद वो पेमेंट नहीं किया गया, क्वेश्चन में पूरा पैसा मांगा गया। एक चीज और, यहाँ अगर टोटल करते हैं तो 4 4 8 और 3 11 11 में 1 रुपए जो है आपका प्रीमियम का है, तो प्रीमियम कॉल्ड अप वैल्यू का हिस्सा नहीं होता है, प्रीमियम का काम अलग से हुआ। एक शेयर का वैल्यू जो 10 ईच है यही आपका कॉल्ड अप होगा, तो ये तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स अभी मेरा मार्केट में है वो किस तरह से निकाल सकते, तो अभी हम बताए थे कि जो आपका इश्यूड है, इसको यहाँ देख लेते हैं, जो इश्यूड है तो इश्यूड आपका 10,000 शेयर था। इसमें बोले थे कि जितना फॉरफिट कर लिया कंपनी वो घटा दीजिए, तो फॉरफिट यहाँ 500 शेयर जो है ये फॉरफिट हो जाएगा। तो 500 शेयर अगर फॉरफिट में हम लेस कर देते हैं तो अब मार्केट में 9500 शेयर्स आपका बचा। 9500 शेयर्स में फिर यहाँ पे है कि 300 शेयर को ये री इशू किया हुआ है। 300 शेयर्स अगर री इशू होता है तो री इश्यूड शेयर्स को जोड़ दीजिए, री इश्यूड शेयर्स आपका 300 शेयर्स, मींस कि मार्केट में अभी आपका 9800 शेयर्स है, मार्केट में आपका 9800 शेयर्स है, ये 9800 शेयर्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 10,000 शेयर इशू हुआ था तो 10,000 शेयर इश्यूड में लिखे, जितने शेयर को फॉरफिट कर लिया गया फॉरफिटेड शेयर को यहाँ लेस कर दिए, फॉरफिटेड शेयर को लेस करने के बाद मार्केट में आपका 9500 शेयर्स बच गया। फिर से जो री इशू हुआ था वो हम बोले थे प्लस कर देने के लिए, तो 300 शेयर्स अगर हम प्लस कर देते हैं तो अब मार्केट में 9800 शेयर्स आपका है। और कॉल्ड अप वैल्यू का जहां तक बात रहा, तो आप जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि फाइनल कॉल का भी पैसा मांगा गया है, जो कि राम के द्वारा यहाँ और यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ था। तो 9800 शेयर एट द रेट ₹10 ईच, इसका बैलेंस आपका 98,000 आएगा। इसमें से लेस करना होता है कॉल्स इन एरियर्स, ये आपका नील हो जाएगा। अभी हम पीछे बताए थे कि एरियर का बैलेंस क्वेश्चन में तभी तक बचेगा जब तक एरियर हुआ है और शेयर को फॉरफिट नहीं किया गया है। अगर बैलेंस शीट बनाने से पहले आप एरियर होने वाले शेयर को अगर आप फॉरफिट कर लेते हैं तो फॉरफिट होने से एरियर का बैलेंस आपका खत्म हो जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि राम द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, उसके शेयर को फॉरफिट किया जा चुका है। तो जैसे ही शेयर को फॉरफिट कर लीजिएगा कॉल इन एरियर का बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कॉल इन एरियर हम नील कर दे रहे हैं। शेयर फॉरफिटेड के बैलेंस का अगर बात करें तो शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस इस क्वेश्चन में बच जाएगा। हम बताए थे कि शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस तभी तक बचा रहेगा जब तक पार्टली री इशू हुआ। अगर फुल्ली री इशू हो जाता है तो शेयर फॉरफिटेड का भी बैलेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पार्टली री इशू है, 500 शेयर्स फॉरफिट किया गया है और री इशू आपका 300 शेयर्स हुआ है, मीन्स हुआ कि 200 शेयर्स अभी तक री इशू नहीं हुआ है। तो 200 शेयर्स पे जो फॉरफिट का अमाउंट हुआ होगा
वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। एक बात और, फॉरफिटेड अमाउंट में हम लोग किस चीज का अमाउंट लेते हैं, तो फॉरफिट, जिस शेयर को फॉरफिट किया जाता है उसमें जो अमाउंट रिसीव किया गया होगा वही फॉरफिटेड के बैलेंस में रहेगा। 500 शेयर्स पर ड्यू किया गया है 3, ये 3 यहाँ 3 प्लस 1 प्रीमियम और ये 4। अब फॉरफिटेड के अमाउंट को अगर हम देखें तो सीधा सा बात है कि यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं पेमेंट हुआ है, फाइनल कॉल नहीं पेमेंट हुआ है, तो जो शेयर होल्डर है जिसके शेयर को फॉरफिट कर रहा है वो सिर्फ इसका पेमेंट किया हुआ होगा, इसका पेमेंट किया है। अब शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस कितना होगा, तो 500 शेयर्स में 300 शेयर्स तो आपका रीइश्यू हो गया, रिमेनिंग बच गया 200 शेयर्स, तो 200 शेयर्स पे जितना अमाउंट फॉरफिट हुआ होगा वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो 200 शेयर्स पर एट द रेट ₹3 ईच, आपका जो शेयर री इशू नहीं हुआ है उस पे जो फॉरफिटेड का बैलेंस होगा, तो 500 शेयर्स में से 300 शेयर्स तो री इशू हो गया, बच गया 200 शेयर्स। 200 शेयर्स पर फॉरफिटेड के बैलेंस को अगर चेक करें तो ये 200 शेयर्स पर फॉरफिट का अमाउंट ये 3 रुपए रहा होगा, जो कि एप्लीकेशन के समय पेमेंट हुआ था, और आगे का 2 कॉल अलॉटमेंट और फाइनल कॉल वो तो पेमेंट किया नहीं। फॉरफिटेड में जितना अमाउंट पे किया है उसके बैलेंस को लिखे, तो 200 शेयर एट द रेट ₹3 ईच, ये आपका 600 होगा। तो 98,600 का अमाउंट आपका शेयर कैपिटल का होता है, जो कि यहां पे आपका आ जाएगा 98,600 शेयर्स। रिजर्व एंड सरप्लस का अगर बात करें रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा, तो सीधा सा बात है, प्रीमियम का अमाउंट कौन दिया, एक 10,000 पे क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, 500 शेयर जो फॉरफिट हुआ है वो तो प्रीमियम दिया नहीं, क्योंकि वो अलॉटमेंट से ही अमाउंट ब्रेक कर दिया था देना, तो अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल नहीं दिया, और प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करना था। तो आप कह सकते हैं कि 500 के अलावे बाद बाकी जो 9500 शेयर होगा वो आपको टोटल प्रीमियम का अमाउंट दिया होगा। 10,000 शेयर्स में से 500 शेयर्स ये सिर्फ प्रीमियम नहीं दिया है, बाद बाकी आपका टोटल जो शेयर होल्डर है वो प्रीमियम का पेमेंट किया है। तो 9500 शेयर्स पर एट द रेट 1 ईच, 1 रुपए का प्रीमियम है, तो 9,500 रुपए आपका ये आएगा। कैपिटल रिजर्व के बैलेंस का अगर बात करें तो कैपिटल रिजर्व में वो अमाउंट को लिखते हैं कि जो फॉरफिटेड शेयर री इशू हो जाता है, जिस शेयर को फॉरफिट किए थे उसमें जो री इशू हो गया उसके प्रॉफिट को लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम फॉरफिट किए थे 500 शेयर्स, जिसमें से 300 शेयर को री इशू कर दिया गया था, तो 300 जो शेयर री इशू हुआ है उस पे जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है री इशू होने के समय, उस पे जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल रिजर्व में लिखा जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व को आप यहां पे देख सकते हैं कि कैपिटल रिजर्व क्या होगा, 300 शेयर्स पर फॉरफिट होने वाला अमाउंट 3 रुपए हो जाएगा। 300 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से अगर फॉरफिट हुआ है तो फॉरफिटेड अमाउंट 900। लॉस का जहां तक बात करें तो इस शेयर पर आपको 2 रुपए का लॉस हो रहा है। एक शेयर का वैल्यू 10 था और जब आप री इशू किए हैं तो री इशू में ये 8 के हिसाब से री इशू किया गया है, मतलब 10 के शेयर को अगर आप 8 में बेच रहे हैं तो 2 रुपए का आपको लॉस हो जाएगा। वो लॉस यहाँ पे माइनस कर लीजिए, 300 शेयर्स पर 2 ईच से आपको लॉस हुआ है, तो 600 आपका लॉस हो जाएगा। तो 300 शेयर पर 3 फॉरफिट हुआ ये, तो फॉरफिटेड अमाउंट आपका 900 हुआ, और 300 शेयर पर 2 का लॉस हुआ। लॉस यहां से आ रहा है कि 10 रुपए का आपका शेयर था और री इशू करने के समय अगर 8 में आप री इशू कर रहे हैं तो 2 का लॉस हुआ।
तो 900 आप जब्त किए और 600 आपका लॉस हुआ, तो 300 आपका फोरफिटेड का अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आपका 300 आ जाएगा, तो ये 9800 होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में इस अमाउंट को आप लिख सकते हैं। अगर इसको टोटल किया जाए बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन में और तो ज्यादा कुछ है नहीं, इतना को अगर टोटल करें ये टोटल आता है 108,400 1,08,400। अब कैसे समझे कि सही है या गलत, तो आपका कैसेट बैंक का जो अमाउंट होना चाहिए वो इतना ही आता है तो सही है, या फिर आपका गलत हो जाएगा। आपका ये जो टोटल अमाउंट आया है, लायबिलिटी और एसेट्स हमेशा इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो और ज्यादा कुछ है नहीं। शेयर कैपिटल का बैलेंस निकाल लिया गया, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस आ गया, और इन दोनों का टोटल जो आ रहा है 1,08,400 जो है, इतना आपका कैसेट बैंक अगर आता है वो सही है, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो देखते हैं चेक करके सही है या नहीं। टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ ये जोड़ना है। बैंक बैलेंस को कैसे टोटल करें, सबसे पहले 10,000 शेयर में से ये 500 शेयर्स जो एडियर किया था इसके बैलेंस को अगर घटा दें तो सीधा सा बात है कि 9,500 शेयर्स पे आप जो कॉल किया है कंपनी वो पूरा आया होगा। फिर से एक बार, 10,000 शेयर जो था, 10,000 शेयर्स में से 500 शेयर्स का अलग सिस्टम कर देंगे क्योंकि ये फॉरफिट हुआ है, फिर इसमें से कुछ री इशू हुआ है। तो सबसे पहले जो पूरा पेमेंट किया होगा वैसे शेयर्स को ले लीजिए। 10,000 शेयर्स में से 500 शेयर्स को अगर लेस कर दें तो 9,500 शेयर्स पर आपको 11 ईच रिसीव हो गया होगा। 11 जो लिखने का रीजन है, तो यहाँ पे 10 का एक शेयर था और 10% प्रीमियम था तो 11 होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 4, 4, 8 और 3, 11, मतलब 9500 शेयर 9,500 शेयर पर 11 के हिसाब से अगर अमाउंट रिसीव हो जाता है तो ये अमाउंट आपका हो जाएगा 1,04,500, ये इतना का हुआ। फिर आप जो री इशू किए थे शेयर्स, ये जो 300 शेयर री इशू हुआ था, तो इस री इशू होने वाले शेयर्स पर 8 ईच के हिसाब से अमाउंट रिसीव हुआ होगा। इस 300 शेयर को जो आप री इशू किए थे इस पर 8 ईच के हिसाब से अगर अमाउंट रिसीव करते हैं तो 2,400 रुपया ये भी अमाउंट आया होगा। और ये 500 शेयर जो फॉरफिट हुआ था, 500 फॉरफिट होने वाले शेयर्स पर ये शुरुआत में ये अमाउंट पे किया था और यहां नहीं और यहां नहीं आया था, तो ये 500 शेयर पर आपका ये 3-3 रुपए का जो पेमेंट हुआ है ये भी अमाउंट रिसीव हुआ होगा। एक बार और देख लीजिए, 9500 शेयर पे पूरा आएगा तो 9500 पर 11 के हिसाब से ये आ गया। आगे 300 शेयर जो री इशू हुआ है उसके 8 के हिसाब से मनी रिसीव होता है, तो 300 शेयर पे 8 के हिसाब से आ जाएगा तो 2,400 ये आ जाएगा। फिर 500 शेयर जो फॉरफिट हुआ था उस पे 3 पर शेयर शुरुआत में आया होगा तो 1,500 ये आया होगा। इसको टोटल करने पे अगर इतना अमाउंट आपका आ जाता है तो क्वेश्चन आपका सही है, और अगर नहीं आया तो गलत, फिर कहीं ना कहीं गलती हुआ होगा। तो जोड़ के देख लेते हैं, 104,500 प्लस 2,400 प्लस 1,500, ये टोटल 108,400। यहां भी 108,400 है, ये भी आपका 108,400 आएगा। तो इस तरह से आप
डायरेक्ट क्वेश्चन से बैलेंस शीट बना सकते हैं। ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, बस नोट्स टू अकाउंट को बस यहाँ कितने शेयर को रखें ये देखना है, यहाँ कॉल्ड ऑफ वैल्यू रखना है ये देखना है। कॉल्स इन एरियर में ध्यान देना है कि जिसपे एरियर हुआ है और अभी अगर फॉरफिट कर लिए तो एरियर का बैलेंस खत्म हो जाएगा। शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस, जो शेयर भी इशू नहीं हुआ है उसके बैलेंस को लिखते हैं और फिर रिजर्व एंड सरप्लस में इस तरह से काम करना। तो इस प्रोसेस से अगर आप काम करते हैं तो किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन हो, बड़ा हो या छोटा हो, प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से बैलेंस शीट इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। आज का क्लास बस इतना।